कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनली दो तरह के होते हैं। एक तो फेडरल लिखते चलिए आप, ठीक है ना। आपके कुछ की वर्ड्स तो लिख लीजिए, जैसे मैंने फेडरल और यूनिटरी बोला तो आप उसको लिख लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो ट्रेडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी। फेडरल संघात्मक, यूनिटरी एकात्मक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन नेचर कहा गया है। हालांकि कुछ लोगों ने इसको क्वासी फेडरल भी बोला है, कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये फुल्ली फेडरल नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम इसको फेडरल मान सकते हैं कि ये फेडरल है, संघीय है। अब इस क्यों है ये थोड़ा हम बीच में डिस्कस करेंगे इसके जब हम तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डुअल पॉलिटी एस्टेब्लिश करता है। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या होता है? टू टायर गवर्नमेंटल सिस्टम विद सेंट्रल गवर्नमेंट एट वन लेवल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द अदर लेवल। ठीक है ना। टू टायर सिस्टम गवर्नमेंट का ये बनाता है। एक तो केंद्रीय सरकार होती है जो केंद्र में काम करती है, दिल्ली में उसका ऑफिस होता है, और एक राष्ट्र की या राज्य की सरकारें होती हैं जो कि अपने अपने राज्य में काम करती हैं। हरियाणा, यूपी, उसकी भी अलग अपनी सरकार चलती है। तो ये टू टायर गवर्नमेंटल सिस्टम पे काम करता है, जिसे हम डुअल पॉलिटी कहते हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक्स elaborate scheme of distribution of legislative, executive and the financial power। ठीक है ना। तो इनका जो कार्यक्षेत्र होता है सरकारों का, जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र की सरकार है, उनका स्पेयर ऑफ एक्शन यानी कार्य क्षेत्र संविधान के द्वारा बांटा जाता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर में उनका बंटवारा किया जाता है। ठीक है ना। तो इसकी एक स्कीम बनाई गई है। आप आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 245 से ऑनवर्ड्स जो आर्टिकल आएंगे वो आपको बताएंगे कि किसकी पावर कितनी है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर कितनी है कानून बनाने के मामले में, फाइनेंशियल पैसों के मामले में कितनी है, केंद्र सरकार की पावर कितनी है, किन सब्जेक्ट पे है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक आपने पढ़ लिया है। तो ये तो लगभग 51 आर्टिकल हुए हैं और आपको पता है अभी तो आपके लगभग 300 के करीब आर्टिकल और बाकी हैं, तो वो और आप समझेंगे। तो देखिए, इसमें जो है ये जो फेडरल सिस्टम होता है रिवॉल्व्स अराउंड द बेसिक कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो फेडरल संघीय जो तरीका होता है, संघवाद होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ऊपर चलता है कि किसको कितनी शक्ति दी जाएगी। किसको कितनी का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति कितनी होगी और केंद्रीय गवर्नमेंट की शक्ति कितनी होगी। ठीक है ना। तो इसके बारे में एक योजना बनाई जाती है कि लेजिस्लेचर स्टेट की, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर स्टेट को कितनी होंगी और केंद्र को कितनी होंगी। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को जो बनाया जाता है, तो फेडरल सिस्टम इसी के आसपास घूमता है सारा, कि फेडरल सिस्टम में इसी के ऊपर बात होती है कि भाई राज्य को कितनी पावर है। ऐसा तो नहीं है केंद्र ताकतवर है तो वो राज्य की पावर को हड़प ले रहा है। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि पावर दी गई है, स्टेट को लिखी हुई है और केंद्र जो है उसको यूज़ नहीं करने दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कुछ अभी रिसेंट मैटर भी आए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में। आपको पता होना चाहिए अगर आप लॉ के बारे में लॉ कर रहे हैं, तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं वो आपको, जो रिसेंट या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी पता होने चाहिए। क्योंकि अभी करेंटली एक केस आया था मई जून में, पादरीवाला का जजमेंट था। जस्टिस पादरीवाला ने एक जजमेंट दिया कि जो गवर्नर, जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधायिका जो कानून पास करती है, वो गवर्नर अपने पास कानून पे साइन करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि आपको पता है कानून तब तक नहीं बनता है जब तक कि उस पर गवर्नर के साइन ना हो जाए राज्य में। तो गवर्नर क्या करता है, उसको अपने पास रख लेता है और फिर उसको कोई बातचीत ही नहीं करता है उसके ऊपर। वो सालों साल बिल लटका रहता है, मतलब एप्लीकेशन कानून बनने का वो साइन नहीं करता है, तो वो कानून बन ही नहीं पाता स्टेट में, जबकि लेजिस्लेचर ने उसको साइन करने के लिए भेजा था। या कभी कभी वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, अब राष्ट्रपति उसको लटका देता है। तो ये पारदीवाला का जजमेंट जो था वो ये था कि भाई 3 महीने तक आप बिल को रोके रहो,
3 महीने के बाद या तो उसको पास कर दो या फिर विधानसभा को लौटा दो बिना पास किए हुए कि भाई इस पे विचार करो, कुछ भी करो, आप एक काम कर लो। इस तरह का जजमेंट था। अब इस जजमेंट को बड़ा इश्यू बना, बड़ा डिबेट हुई, विवाद बना इस पे, और इसकी क्रिटिसाइज़ भी हुई। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने इसके पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार किए। मैंने भी एक मतलब इसमें कुछ थोड़ा अपने डिस्कशन किया था। तो पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पे अपना विचार व्यक्त किया था, और मतलब बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन ये रहा। तो उसके बाद में अभी रिसेंट में फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ 14 क्वेश्चन भेजे उनके पास, और 14 क्वेश्चन पे जवाब मांगा कि ये 14 क्वेश्चन हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा सकती है। आर्टिकल 143 में सलाहकारी जुरिडिक्शन में राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले लें किसी मसले पे। तो वो सलाहकारी जुरिडिक्शन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो कानून बनाने के लिए भेजा जाए और कानून नहीं बनना है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर कोई जजमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो वो रिसेंटली बातें हुई, उस पर भी मतलब जजमेंट अभी जो है राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, 10-15 दिन पहले ही राय दी है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है मेनली कि भाई जो राज्य की शक्ति है कानून बनाने की, तो वो फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी पावर। अब डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो वो राज्य की पावर है तो राज्य इस्तेमाल करेगा, केंद्र की पावर है तो केंद्र इस्तेमाल करेगा। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी पावर, कि जिसको शक्ति दी गई है वो इस्तेमाल करे। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि साहब ये जो है मतलब दोनों सरकारें अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से कोई भी काम करें। अगर मान लीजिए कि गवर्नर उस पे बिल पे साइन नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी गड़बड़ा रही है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि संविधान में कुछ साफ साफ नहीं लिखा है इस बारे में कि कितने दिन तक बिल को रोके रह सकते हैं। तो साफ साफ न लिखने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम हो जाता है कि वो इस पॉइंट को क्लियरिफाई करे कि भाई रीजनेबल टाइम लिमिट क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी आपको पता है बढ़ जाती है। जुडिशियल रिव्यू का सवाल यहाँ पे आ जाता है, जुडिशियल एक्टिविज़म का आ जाता है, और कानून को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी, जो उसके गैप हैं, कानून की कमियां हैं, एरर्स हैं, उसको फिल करने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट को बढ़ जाती है। तो ये जो है हम जो बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, अभी इसी बात पे हम अब आ जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा लंबा इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो डेविएट हो जाएगा टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो शक्ति है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऑल द पावर आर सेंट्रलाइज इन वन गवर्नमेंट, कि जो सारी शक्ति होती है वो एक सरकार को मिल जाती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो स्टेट की सरकार हो। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर में ये होता है कि शक्ति एक गवर्नमेंट के फेवर में आ जाती है। जैसे चाइना को आप मान लीजिए कि वहाँ पे मतलब जो है शक्ति एक ही के हाथ में है, वही सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। आपको बहुत सारी जो है मतलब आज़ादी नहीं है चाइना में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जब शक्ति पूरी आ जाती है तो हम इसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या एकात्मक संविधान कहते हैं। और यहाँ पे प्रोविंसेस या स्टेट्स आर कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को जो है कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है। वेयर एज इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ द डिवीज़न ऑफ पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर स्पेयर्स। तो देखिए जो है मतलब डिवीज़न ऑफ द पावर होता है फेडरल गवर्नमेंट में, और दोनों सरकारें अपने क्षेत्र में मतलब इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये जो है फेडरल